गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने मैदान या प्लेन्स के बारे में पढ़ा कि प्लेन्स कितने प्रकार के होते हैं और प्लेन्स की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। प्लेन की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर कईयों ने कहा कि जो किताब है उस किताब की पीडीएफ के अनुसार भी एक बार वापस समझाया जाए, तो उसी के अनुरूप मैं आपको वापस जो बुक है सविंदर सिंह की, उस बुक के आधार पर वापस इसको थोड़ा सा फास्टली मैं उसको रिवाइज करता हूँ कि भूपटल के द्वितीय श्रेणी मैंने बताया था कि प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी किस प्रकार से होती है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच वो कहलाते हैं जो महाद्वीप और महासागर या तली के रूप में, और दूसरे तौर पर या द्वितीय श्रेणी के जो स्ट्रक्चर्स है वो कहलाते हैं आपके पर्वत, पठार, मैदान। और तृतीय श्रेणी के जो होते हैं वो आपके विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो अ, हवा के द्वारा या हिमानी के द्वारा या किसी सागरीय तरंग के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेन्स हैं उनके निर्माण की रचना बहुत सरलता से होती है, इसलिए इसका वर्गीकरण भी काफी आसानी से किया जा सकता है और आसानी से हमें समझ भी आ जाता है। मैदान क्या होते हैं? तो मैदान भूपटल पर समतल होते हैं किंतु नीचे होते हैं। समतल होते हैं, समतल का अर्थ होना नीचे भी लॉनलैंड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि काफी हाइट पर है और काफी हाइट पर या पर्वतों जैसे कि कोई माउंटेन है और ऊपर से फ्लैट है तो उसे हम मैदान नहीं कहेंगे, उसे हम माउंटेन ही कहेंगे। तो उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि हॉलैंड का जो तटीय मैदान है, कल मैंने बात की थी कि किस प्रकार से पोल्डर लैंड का जो वहां पर निर्माण किया गया है। तो सागरीय ऊंचाई की दृष्टि से सागर तल से लगभग 150 मीटर तक ऊंचे समतल और बहुत लंबाई तक फैले हुए जो क्षेत्र होते हैं, स्थल खंड होते हैं, उसे हम प्लेन्स या मैदान कह सकते हैं। ये अगर कह सकते हैं कि ये पुनर्योजित कह सकते हैं कि ये अगर वापस कह सकते हैं कि पेनिप्लेन बनता है और पेनिप्लेन उत्थान के बाद पेनिप्लेन हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये आपके सागर तल से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वो पूरे के पूरे मैदान के अंतर्गत आएंगे। ये जो मैदान है वो लगभग सपाट होता है, लेकिन अपरदन के बाद यानी इरोजन के बाद ये इंडुलेटिंग स्लोप वाला भी हो सकता है। इंडुलेटिंग क्या होता है? मैंने कहा था कि एकदम से अचानक से ऐसा ढाल ना होकर, जब ढाल जो है यही ढाल मैंने एक बनाया इस प्रकार से धीरे धीरे ढाल और ऊपर, तो इस प्रकार से अंडुलेटिक या तरंगित प्रकार का भी ये हो सकता है। समतल हो सकता है, तरंगित हो सकता है। मैदान का ढाल काफी मंद होता है और जैसे जैसे हम सागर तट की ओर यानी कोस्टल रीजन की ओर जाते हैं, ये धीरे धीरे ढाल जो है वो कम होता जाता है, यानी जो ढाल कम होता जाता है और वहां पर डिपोजिशन होता रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार से हम मैदान को परिभाषित कर सकते हैं। अब मैदान का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है? तो मैदान का निर्माण जैसे कहा कि डायस्ट्रोफिक फोर्स या एपियोजेनेटिक जो प्रोसेस है उसके कारण इसका निर्माण। एपियोजेनेटिक प्रोसेस क्या होती है? या आपके डायस्ट्रोटिक फोर्स जो होता है ये पटल विरूपणी बल के कारण जो पर्वतीकरण की जो प्रोसेस होती है, तो पर्वत के ठीक सामने वाला जो लैंड एरिया होता है वो सबडक्ट हो जाता है। सबडक्ट होने का अर्थ यानी आपके पहाड़ बन गया और उसके ठीक सामने वाला जो है भाग थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया, अवतलन यानी उसका सबडक्शन हो जाता है। और इस सबडक्शन वाला जो क्षेत्र जो नीचे चला जाता है उसमें जो पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहां से नदियां पहाड़ को काट काट के कुछ डिपोजिशन सेडिमेंट्स लाती हैं और सेडिमेंट्स को धीरे धीरे यहाँ पर जमाती रहती हैं और उससे हमारे मैदान का निर्माण होता है। पर्वतीकरण की जो प्रक्रिया होती है तो दो श्रेणियों के मध्य की जो भूसन्नति होती है उसका मिडिल पॉइंट मिडिल मास गलन की प्रक्रिया से प्रभावित न होने के कारण सपाट रह जाता है। ये प्रोसेस जो है कोबर का जो सिद्धांत है उसके दो स्थल गण जो क्रेटोजन्स वगैरह है, मैं आपको बताऊंगा कि कोबर का क्या सिस्टम होता है। जब दो भूभाग इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ सरकते हैं तो बीच का जो भाग होता है, दो पहाड़ों के बीच का जो प्लेन जो सपाट जो एरिया होता है वो धीरे धीरे प्लेन में डिवाइड या प्लेन में विभक्त हो जाता है या मैदान के रूप में जाना जाता है। सागर तट पर कह सकते हैं कि इसी प्रकार का सबमर्जेंस हो सकता है, निमज्जन हो सकता है। कोई स्थलीय भाग है वो थोड़ा सा पानी से कह सकते हैं कि एकदम से ऊपर आ सकता है, जिसे सबमर्जेंस कहा जाता है। तो पानी से ठीक वो तो पहले पानी में डूबा होता है लेकिन अभी पानी से थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो वहां से भी वो एक मैदान बनता है जिसे तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का जो तट है तथा उत्तरी सरकार जो तट है पूर्वी तटीय क्षेत्र रहते इसी प्रकार के उदाहरण है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सागर अगर पीछे की तरफ रिट्रीट हो गए, यानी पहले जहां पर यानी सागर जो है पहले मान लीजिए यहाँ तक आता था,
लेकिन अभी जो सागर है वो केवल यहीं तक आ रहा है, तो वो यानी पीछे की तरफ हट गया है। तो जहां पर पहले आता था वहां पर डिपोजिशन हुआ, और ये जो प्ले जगह है जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो रीजन है वो मैदान के रूप में जानी जाती है। जैसे कि कच्छ का जो मैदान है वो इसी प्रकार से बना है। तो इस प्रकार से मैदान जो है डिपोजिशन से भी बनते हैं, लेकिन अपरदन से भी मैदानों का निर्माण होता है कि जब इरोजन होता है तो इरोजन के कारण जो पठार जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे घिस कर नीचे हो जाते हैं और वहां पर मैदानों का निर्माण होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं मैदान निर्माण के। उसमें से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है, उस लावा के जमाव से भी मैदान का निर्माण होता है। हिमानी, वायु, लहरें, नदी, ये सब कह सकते हैं कि अपने रचनात्मक कार्यों से, यानी वो कंस्ट्रक्शन करती है इन प्लेन्स का। तो इस प्लेन का निर्माण होने के पीछे कई कारक देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्लेन है वो प्लेन्स जो है कैसे बनते हैं, या प्लेन कैसे उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण के आधार पर हमने कहा था कि जब हम रचना विधि के आधार पर करते हैं तो ये जो वर्गीकरण है वो टिवार्ता के द्वारा किया गया। टिवार्ता एक जियोग्राफर है। उस जियोग्राफर ने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है। तो उसने कहा है कि कुछ प्लेन्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, कुछ प्लेन्स जो होते हैं फ्लैट यानी एकदम सीधे से होता है, कुछ प्लेन्स जो है तरंगित यानी इस प्रकार से हो सकते हैं। कुछ जो प्लेन है वो इस प्रकार से लहरदार भी हो सकते हैं, और कुछ जो प्लेन है विभाजित यानी इस प्रकार से थोड़े से कटे फटे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैदानों को रचना विधि के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर यानी कैसे बने हैं, तो बने कैसे हैं, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है कि वे मैदान जो इंडोजेनेटिक फोर्स या अंतर्जात बल से बने, तो इन्हें हम कंस्ट्रक्टिव या जो स्ट्रक्चरल जो प्लेन्स है उसके नाम से इसे जाना जाता है। तो डायस्ट्रोफिक प्लेन्स इसी प्रकार के हैं। अब डायस्ट्रोटिक जो प्लेन्स है कैसे बनते हैं कि कोई भाग है एकदम से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया, या फिर कोई भाग जो है उसका धीरे से यहाँ पर सबडक्शन हो गया, या फिर वहां पर किसी प्रकार से डिपोजिशन हुआ, तो उससे आपके मैदान बन सकते हैं। दूसरा जो है वो आकस्मिक घटना जैसे कि लावा है, यानी ज्वालामुखी की जो इरप्शन हुई, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो लावा बाहर निकला, वो जब लावा जब जम जाता है उससे भी मैदान बन सकते हैं। इसी प्रकार से एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं वो भी मैदान बनाते हैं। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है मैदान कैसे बनाते हैं, तो हमने देखा है कि एक्सोजेनेटिक फोर्स में दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक तो होता है इरोजनल और एक होता है डिपोजिशन। तो कुछ मैदान इरोजन से बनते हैं और कुछ मैदान जो है डिपोजिशन से बनते हैं, जो हमने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से उसको समझा है। हम स्थिति के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो कुछ मैदान जो होते हैं कोस्टल से एरिया से काफी दूर हो सकते हैं। जैसे कि कोस्ट है, ये सागर ओशियन का कोस्ट है, तो ओशियन से पास पास के जो क्षेत्र है वो कोस्टल प्लेन कहलाएंगे, और जो कोस्टल रीजन से काफी दूर है वो आपके आपके आंतरिक मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मैदानों का वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन हम बुक के आधार पर तीन प्रकार के प्रमुख है। एक तो होगा कंस्ट्रक्टिव या जिसे स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, कुछ इरोजनल होंगे और कुछ डिपोजिशनल होंगे, जो हमने कल की स्लाइड के अंतर्गत देखे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पटल विरूपणी या जो कंस्ट्रक्टिव, या फिर इसे कह सकते हैं जो स्ट्रक्चरल्स है। जो स्ट्रक्चरल प्लेन जो है वो किस प्रकार के बनते हैं, तो जो डायस्ट्रोफिक जो प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत आप एपिजेनेटिक होगी और एक ऑरोजेनेटिक होगी, तो यानी पर्वत निर्माणकारी बल होगा, या फिर कह सकते हैं कि महादेश जनक बल होगा। तो उसके कारण जो भूपटल यानी जो क्रस्ट है वो ऊपर की ओर भी हो सकता है और कोई भाग नीचे की ओर भी जा सकता है। तो इस प्रकार की जो ऊपर नीचे होने की जो प्रोसेस है उससे जो मैदान बनता है, उस प्रकार के मैदानों को हम स्ट्रक्चरल प्लेन या कंस्ट्रक्शन प्लेन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के प्लेन आपको विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो कहा जाता है, जैसे कि अगर ये बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं, पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। भारत का कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार का तट, इसी प्रकार का अवतलन, यानी पहले नीचे की तरफ उसका सबडक्शन हुआ, सबडक्शन होने के बाद वहां पर डिपोजिशन हुआ, और डिपोजिशन के बाद वहां पर विभिन्न प्रकार से मैदान का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से सबडक्शन या कह सकते हैं कि अपलिफ्ट होने से मैदानों का निर्माण होता है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव या स्ट्रक्चरल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लेन्स जो होंगे वो इरोजनल होंगे। अब इरोजन कौन करता है, तो इरोजन अगर नदी करती है
तो नदी वाले जो प्लेन्स हो गए उसको कह सकते हैं हम एलुवियल जो प्लेन्स है उसके नाम से इसे जान सकते हैं। तो नदियों द्वारा जो मैदान बनते हैं उन्हें एलुवियल प्लेन्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि वो जलोढ़ मैदान है, क्योंकि जल के अंदर जो कचरा रहता है उससे बने हैं। तो हमने बात करते हैं कि नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित मैदानों को पेनिप्लेन या समप्राय मैदान को जाना जाता है। और नदियां जब अपरदन चक्र इरोजन का एक साइकिल रहता है कि वो सबसे पहले कह सकते हैं कि किस प्रकार से काटना शुरू करती है और लास्ट तक कह सकते हैं उसकी क्या स्थिति रहती है, जो आने वाली जो चैप्टर्स रहेंगे उसके अंदर हम जानेंगे। तो अपरदन की जो इरोजन साइकिल की जो लास्ट जो स्टेज है उसमें पहाड़ या पठार को काट कर वो अपने आधार तर यानी बेस को प्राप्त कर देती है और उससे क्या बनता है, पेनिप्लेन बनता है या समप्राय मैदान बनता है। तो पेनिप्लेन क्या है, कह सकते हैं एकदम बिल्कुल फ्लैट या फिर एक फ्लैट सरफेस के नाम से जाना जाता है। इस फ्लैट सरफेस में कुछ छोटे छोटे से टुकड़े कटने से बच जाते हैं, यानी कुछ हिस्से कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं तो बच जाते हैं। जो हिस्से बच जाते हैं उन्हें मोनाइड नॉक के नाम से जाना जाता है। मोनाइड नेक क्यों कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मोनाइड नाम के इस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के इरोजन होते हैं, एक तो होता है पार्श्विक यानी लैटरल और एक लैटरल भी कह सकते हैं या इसको हॉरिजेंटल इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है हिम अपर्तित यानी ग्लेशियर जो प्लेन है वो किस प्रकार थे, तो ग्लेशियर जो प्लेन्स बनाते हैं उन्हें कह सकते हैं कि आपके ग्लेशिएटेड प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। तो अपरदन यानी इरोजन द्वारा जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है, चाहे वो पहाड़ है या कह सकते हैं कि प्लेटू है, तो उसको काट काट के एकदम सपाट एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो वो कौन कर रहा है, अगर ग्लेशियर कर रहे हैं तो ग्लेशियर में प्लेन्स के नाम से उसे जाना जाएगा। तो हिमानी यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी जो चोटियां होती है ग्लोब यानी जो नदियों द्वारा हो सकता है कि आपको इस प्रकार से ऊपर आपको कौन देखने को मिले, लेकिन ग्लेशियर्स के जो प्लेन्स बनते हैं उसमें आपको इस प्रकार से नुकीले कौन शेप नहीं देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको गोलाई वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे से जो ग्लेशियर है इस प्रकार से आगे की तरफ मूव होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे से टीले इस प्रकार से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के जो प्लेन्स होते हैं वो आपके ग्लेशियर्स प्लेन्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हम इस चीजों को पहले से पढ़ चुके हैं, केवल जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं पवन अपर्दित यानी ऐसे प्लेन्स जो विंड ने अपने इरोजन प्रोसेस से उसको कंप्लीट किया है। तो जो डेजर्ट रीजन होते हैं, डेजर्ट रीजन में जो रॉक्स होती हैं वो यांत्रिक अपक्ष है। यांत्रिक अपक्ष का अर्थ हो गया कि आपके वेदरिंग की जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि जो हवा काफी स्पीड से चलती है, तो स्पीड में चलने वाली हवाओं के साथ विभिन्न प्रकार के कंकड़ रेत के कण आपस में टकराते रहते हैं, एक दूसरे को घिसते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। उसके कारण धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो एकदम ढीले होकर वहां पर पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उससे वो धीरे धीरे से रेत के अंदर बदल जाते हैं और जो तेज बहती हुई जो पवन है वो इन रेत के कणों को उड़ाकर दूसरी जगह पर जमा करती है। तो इस प्रकार से लंबे समय तक रेत उड़ा दी जाती है और उड़ाने के बाद वहां पर जहां पर वो डिपॉजिट कर रही है वहां पर एक मैदान बनता है। तो जो चट्टानी भाग होता है वो घिस घिस कर वहां पर एक मैदान के रूप में बदल जाता है। तो जब इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन से एक वहां पर मैदान बनता है, उसे हम पवन अपर्दित मैदान के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के कई ऐसे कह सकते हैं कि आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सहारा का रेग, सैरीर और हमादा। हमादा कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर तीन प्रकार के मरुस्थल प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, एक होता है इर्ग, एक होता है रेग और एक होता है हमादा। ठीक है, तो इर्ग होता है वो पूरा का पूरा रेत वाला जो मरुस्थल होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पत्थर वाला हिस्सा देखने को नहीं मिले, उसे हम इर्ग कहते हैं। हमादा एक पथरीला मरुस्थल है जहां पर पत्थर के टुकड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं। अगर हम रेत की बात करें तो ये मिश्रित है, जहां पर रेत भी देखने को मिलती है और कुछ पत्थर के टुकड़े भी देखने को मिलते हैं। तो हमादा पवनों का कह सकते हैं कि नगरीकृत चट्टानों यानी आपके वहां पर चट्टानी भाग देखने को मिलेगा और पत्थरों के टुकड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हमाडा का जो चित्र है, हमाडा कहते हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत। आप जैसे कि सिवाना नाकोड़ा के क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर इस प्रकार के मरुस्थल आपको ज्यादा देखने को
मिलते हैं। अब मरुस्थल क्या होता है, तो मरुस्थल होने के लिए जो बेसिक कंडीशंस है कि 10 सेंटीमीटर से बिलो अगर रेनफॉल है तो उसे हम मरुस्थल कहेंगे। मरुस्थल होने के लिए तो जरूरी नहीं है कि वहां पर रेत ही रेत हो। मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है, मरुस्थल गर्म भी हो सकता है, रेत वाला भी हो सकता है और बिना रेत वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्लेन्स होते हैं जो पवन बनाती है उसे हम कह सकते हैं आपके पवन या फिर रेत द्वारा निर्मित। नेक्स्ट जो है वो है चूनेदार मैदान या कास्ट का मैदान। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बताया, ये स्लाविया जो है वहां पर देखने को मिलता है जहां पर चूने के मैदान पाए जाते हैं। तो चूना एकदम कह सकते हैं आसानी से घुल जाता है। तो जब चूने की परतों को घुला देते हैं तो उसकी ऊपरी जो सतह होती है वहां पर कह सकते हैं कि काफी अपरदन होता है, यहाँ तक कि उसकी निचली सतह में भी अपरदन का कार्य होता है। तो एक स्टेलेक्टाइट और मैग्माइट आपको वहां पर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अस्तुतास्म और निश्चुतास्म क्या होता है ये आगे का चैप्टर रहेगा। यहाँ पर केवल सिंपल से आप समझ लीजिए कि वहां पर जब चूने वाले क्षेत्र होते हैं तो वहां पर उसका अधिकांश भाग कटकर नीचा हो जाता है और वहां पर एक मैदान बन जाता है। और इस प्रकार का जो मैदान होता है उसे हम कह सकते हैं कास्ट मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहां पर रन ऑफ वाटर जो है रिस कर नीचे चला जाता है और गोलीकरण यानी सोल्यूशन के द्वारा वह इरोजन करता है और इरोजन के बाद वहां पर जो अधिकांश जो चूने की चट्टानें जो होती है वो घिस कर कट जाती है और वहां पर एक उबड़ खाबड़ सा एक अंडुलेटिक मैदान या फिर उबड़-खाबड़ जो मैदान है वहां पर बनता है, तो उसे कास्ट मैदान के नाम से जानते हैं। कहाँ मिलता है? तो यूगोस्लाविया के कास्ट मैदान प्रसिद्ध है। इसी के अलावा अमेरिका का फ्लोरिडा, युकाटन जो चैनल का जो क्षेत्र है, फ्रांस के कासेस क्षेत्र और भारत के अंतर्गत चित्रकूट, रामगढ़ और अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की चूने के मैदान देखने को मिलते हैं। तो ये आपके थर्ड स्टेज की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो ये थे आपके इरोजन वाले स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिपोजिशन वाले स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर या मैदान जो प्लेन है जो बनते हैं आपके डिपोजिशन से। अब डिपोजिशन कौन करता है? तो ज्यादातर कह सकते हैं कि नदियां करते हैं। और नदियों के इस प्रकार के जो मैदान है, गंगा सतलज, मिसिसिपी नदी का मैदान, मिसिसिपी आपके यूएसए के यांटिसिक्यांग का मैदान या हांगहो का मैदान, ये आपको हांगहो जिसे येलो नदी भी कहा जाता है, ये आपको चीन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो नदियों द्वारा लाया गया जो मलबा होता है, जो डेब्रिस होता है, वो डेब्रिस धीरे धीरे डिपोजिट किए जाते हैं। कहाँ डिपोजिट किया जाता है? जहां पर गड्ढा होता है, पहाड़ों से लाते हैं और जहां पर खड्डा होता है वहां पर ये डिपोजिट कर लेते हैं। या खड्डा होता है या फिर कह सकते हैं कि जो पानी है वो काफी स्लो हो गया और पानी में अब इतना पावर नहीं है कि वो डेब्रिस को आगे और आगे बहाकर लेके जाए। तो वो क्या करेगा, अपने जो डेब्रिस होगा उसको जमा करता रहेगा। तो डेब्रिस जो जमा होता है, जो मलबा जमा होता है, उससे जो प्लेन्स बनते हैं उसे हम कह सकते हैं आपके निक्षेप जनित या डिपोजिशनल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो डिपोजिशनल जो प्लेन्स रहेंगे उसको अगर हम काफी गहराई तक खोदते हैं तो ड्रिल करने के बाद आप देखेंगे उसके नीचे आपको एक हार्ड रॉक देखने को मिलेगी जो उसका बेस रॉक या फिर उसके आधार तल के नाम से जानी जाती है। अब ये डिपोजिशन कौन करता है? तो डिपोजिशन अगर नदी करती है तो नदी द्वारा डिपोजिट किए हुए मैदान है। तो सबसे पहले इसको भी अलग अलग भागों में डाटा बांटा गया है। पीडमॉन्ट यानी गिरिपद जलोढ़ मैदान। अब गिरिपद क्या होता है? गिरि का अर्थ होता है पर्वत, माउंटेन, पद का अर्थ होता है फुट। तो माउंटेन का फुट यानी माउंटेन का ये इलाका जो क्षेत्र होता है वहां पर जो डिपोजिशन होता है वो जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके तीन भाग शामिल किए जा सकते हैं। एक जहां पर पहाड़ी भाग से बिल्कुल नीचे उतर कर पहाड़ में प्रवेश करती है तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े इसको इस प्रकार से बांटा जा सकता है जैसे कि हमने पहाड़ बनाया, पहाड़ से अगर हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े से कंकड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको अलग अलग भागों में बांगड़, भाबर, तराई और अलग अलग क्षेत्रों में इसको हम जो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे उसमें अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो डिपोजिशन होता है उससे जो प्लेन बनता है उससे हम कहते हैं नदी द्वारा निर्मित निक्षेपित मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एलुविल्स फैन बनते हैं। फैन इन द सेंस कह सकते हैं कि प्लेन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे लगते हैं कि पंख लग गए। तो पंखों वाले स्ट्रक्चर यानी पहाड़ है और पहाड़ के नीचे ये जो डेब्रिस है वो इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से
जमता रहेगा। तो ये जो डेब्रिस यहाँ पर इस प्रकार से जमता है और लगता है कि ये किसी पक्षी के या किसी बर्ड के फैन हो, तो इस प्रकार से उसे जलो एलुविल फैन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और वहां पर एक मैदान बनता है जिसे हम पीडमॉन्ट एलुविल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। पीडमॉन्ट क्यों कहते हैं कि पर्वत के ठीक नीचे जो आपका माउंटेन का फुट है वहां पर ये डिपोजिशन हो रहा है। तो माउंटेन के फुट के नीचे यानी माउंटेन का जो फुट वाला एरिया उसे पीडमॉन्ट कहते हैं। एलुविल्स वो जो डेब्रिस है जो जल के साथ या रिवर के साथ बहता है उसे कहते हैं, और प्लेन्स यानी एक सपाट क्षेत्र। तो इस प्रकार के जो मैदान जो वाले क्षेत्र होते हैं उसमें चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। बड़े बड़े टुकड़े क्यों होते हैं कि पहाड़ से उतरते ही ये सीधे नीचे की तरफ गिरते हैं। तो बड़े बड़े क्योंकि उसमें जब नदी जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो काफी पावर होता है उसमें, और वो बड़े बड़े टुकड़ों को नीचे बहाकर ले जाती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वहां पर एक बड़ा सा मैदान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि बड़े बड़े से पहाड़ों के टुकड़े हैं और नदी जो है इन पहाड़ों के टुकड़ों के बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, भाबर। भाबर कहते हैं। तो बड़े बड़े टुकड़ों से निर्मित इस प्रकार के मैदान को हम भाबर कहते हैं। ठीक है। भाबर के बाद यानी पहाड़, इस पहाड़ों जो पर्वतों के नीचे इस प्रकार से पानी जो है पहाड़ों के नीचे या फिर इन पत्थरों के टुकड़े के नीचे चला गया और ऐसा लगता है कि पानी बह ही नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में वो पानी उस पहाड़ जो पत्थरों के टुकड़े हैं उसके नीचे से बह रहा। तो इस प्रकार का जो प्लेन होता है उसे भाबर कहते हैं। लेकिन थोड़ी दूर बहने के बाद वो वापस पानी जो है वो वापस ऊपर की तरफ आता है, उसे हम क्या कहते हैं, तराई। तराई क्षेत्र कहते हैं। तो तराई जो क्षेत्र होता है काफी पानी वाला क्षेत्र, वहां पर दलदल का क्षेत्र होगा। वहां पर कह सकते हैं कि कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर एक मैदान बनता है, उसे हम तराई मैदान कहते हैं। तराई मैदान के बाद कुछ होते हैं बाढ़ के प्लेन्स। बाढ़ के यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर आसानी से पानी नदी का पानी पहुंच जाता है, उसे हम कह सकते हैं आपके बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान कहता है या फिर इसे खादर भी कहा जाता है। तो ये खादर वाला क्षेत्र होता है, काफी नीचा क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हर साल जो पानी आता है बाढ़ का, जो नदी जाता है, तो वहां पर कछारी, कछारी यानी एलुवियल सॉइल्स, तो एलुवियल सॉइल्स का वहां पर जमा रहता है। वो प्रोडक्शन के हिसाब से काफी प्रोडक्टिव होती है। तो वहां पर आपके कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर प्रोसेस काफी अधिक होती है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं, जो जलोढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन का डेंसिटी, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि खादर के नाम से भी जानते हैं। तो जहां पर हर साल पानी पहुंच जाता है और हर साल नई मिट्टी लाती है तो उसे तो हम कहते हैं खादर। और ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है और काफी ऊंचा रहता है उसे हम कहते हैं बांगड़। ठीक है। तो भाबर बना। अब डिपोजिशन से आप कह सकते हैं मैदान किस प्रकार से, पहाड़ के ठीक नीचे की तरफ हमने देखा कि वहां पर क्या बना, सबसे पहले पीडमॉन्ट का जो एलुवियल प्लेन बना, वो प्लेन, उसके बाद आपका उसी को भाबर का कहते हैं। भाबर के बाद तराई, तराई के बाद आ जाएगा आपके खादर और खादर के बाद आएगा बांगड़। और जब लास्ट में जब जो रिवर है, रिवर का माउथ है और ओशन तक पहुंच गया है, तो वहां पर जो डिपोजिशन होता है तो वहां पर एक डेल्टा शेप में इस प्रकार से डिपोजिशन होता है, उसे हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है। हेरोडोटस ने इस प्रकार का वर्ड यूज किया था। ठीक है। तो जहां पर ओशन का जो माउथ है वहां पर इस प्रकार का तलछट यानी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, तो वहां पर एक त्रिकोणाकार यानी कॉन शेप में इस प्रकार का मैदान बनता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ग्रीक वर्ड डेल्टा से मिलता है इसलिए इसे डेल्टा कहा जाता है। हेरोडोटस ने इस प्रकार का वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पर जो रिवर है, यानी इस रिवर जो है पहले एक ही सिंगल लाइन में आई थी, लेकिन यहाँ पर वो काफी काफी ट्रिब्यूटरी के अंतर्गत इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है। तो शाखाओं में, ब्रांचेज में इस प्रकार से बहती रहती है। तो ट्रिब्यूटरी जो होती है इस प्रकार से रहती है और यहाँ पर डिपोजिशन वर्क रहता है। तो इस प्रकार का जो जो एरिया होता है उसे हम डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। और इसी क्षेत्र में आपके जूट, राइस एंड जो हमने कहा कि नाइल का जो डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा जो इजिप्ट, मिस्र में है, वहां पर कॉटन की प्रोडक्शन की जाती है। तो भारत की बात करें तो बांग्लादेश जो या का जो गंगा नदी का डेल्टा है, तो विश्व में सबसे अधिक जूट का निर्माण उत्पादन यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर पानी भरा रहता है, इसलिए यहाँ पर मच्छर,
मक्खियाँ और विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य है हमारा, उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। यहाँ पर बीमारियों वाला जो भाग यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से मैदान बनते हैं नदियों द्वारा। कुछ मैदान जो होते हैं वो आपके लेकस्ट्रेन प्लेन्स कहलाता है या लेक प्लेन्स कहलाता है। अब लेक थी, अब लेक में डिपोजिशन हुआ, जो लेक थी और लेक में गिरने वाली जितनी भी जो रिवर्स थी वो अपना डेब्रिस उसमें जमा करती रही और धीरे धीरे कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे स्वेलो होती गई, धीरे धीरे उथली होती गई, गहराई कम होती गई और एकदम से बंद कर दी गई। तो इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि जो प्रोसेस से जो झील जो है कन्वर्ट हो जाती है प्लेन्स में, तो वो कहलाता है आपका लैक्स्ट्रिक या फिर उसको लेक प्लेन के नाम से जानते हैं। कुछ मैदान जो होते हैं वो आपके लावा मैदान होते हैं। लावा जब वल्केनिक प्रोसेस होती है और लावा काफी पतला होता है तो धीरे धीरे वो चादर के रूप में धीरे धीरे डिपोजिट हो जाता है और जो मैदान बनता है उसे लावा मैदान के नाम से जानते हैं। तो जो भी एरिया है जहां पर इस प्रकार के वल्केनिक प्रोसेस होती है वहां पर इस प्रकार के मैदान देखने को मिलते हैं। लावा जो मैदान होता है वो काली मिट्टी बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके आयरन अधिक होता है। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्टिव होते हैं बेसिकली मेनली जो कह सकते हैं प्रोडक्टिव रहते हैं किसके लिए, वो रहती है कॉटन फसल के लिए। जो कॉटन और आपके वीट की फसल के लिए काफी उपजाऊ माने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो मैदान होते हैं काफी उपजाऊ माने जाते हैं। कुछ ऐसे मैदान होते हैं जो पवन यानी जो विंड है उससे डिपोजिशन से बनते हैं। तो इस प्रकार के दो प्रकार के मैदान बनते हैं। एक तो मैदान जो होता है रेगिस्तानी मैदान और दूसरा होता है लोएस। ठीक है, रेगिस्तान का क्षेत्र हवा मिट्टी को उड़ा रही है, दूसरी जगह पर जमा कर रही है। लोएस को भी हम देखेंगे। लोएस ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर यहाँ की मिट्टी है और इस मिट्टी को उड़ाकर वापिस सीधा यहाँ जमा कर दिया गया, तो ये बनता है लोएस। लेकिन अगर रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें तो इसकी मिट्टी को धीरे धीरे ये आगे आगे इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जो एरिड रीजन होती है वहां पर जो विंड होती है वो आपके मैकेनिकली जो आपके वेदरिंग की प्रोसेस होती है तो उसके माध्यम से जो सैंड बनती है उस सैंड को उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर जमा करती है। तो उससे जो मैदान बनते हैं उसे हम मरुस्थल या डेजर्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है, भारत का थार का डेजर्ट है, तो इस प्रकार के डेजर्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि लोएस की बात करें तो लोएस जो है तो महा मरुस्थलीय क्षेत्रों से काफी दूर बनता है। तो मरुस्थलीय भागों से जो आने वाली जो आंधियां होती है वो अपने साथ रेत व अन्य मिट्टी के कूड़ा तत्वों को उड़ाकर दूर तक ले जाती है। जैसे कि हमारा घर काफी समय तक बंद रहा है और बंद रहने के बाद हम महीने भर के बाद जब खोलते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो मकान का जो फर्श है उसमें महीन महीन सी रेत देखने को मिलती है। तो जो वो महीन महीन सी जो रेत देखने को मिलती है उससे अगर बहुत बड़े मैदान का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोएस का मैदान कहते हैं। इस प्रकार का जो मैदान है आपको चीन का जो क्षेत्र है शैनशी वहां पर देखने को मिलता है, जहां पर मध्य एशिया यानी इराक ईरान से जो रेत है वो चाइना के सेंसी में जाकर वहां पर रेत जमा कराती है और वहां पर एक प्रसिद्ध लोएस का मैदान बनता है। तो चाइना के आसपास किसी प्रकार का डेजर्ट नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर रेत का बना हुआ एक मैदान मिलता है, उसे हम लोएस मैदान के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी डिपोजिट करते हैं। तो डिपोजिट यानी ग्लेशियर का जो डेब्रिस होता है वह जब किसी मैदान का निर्माण करता है तो उसे हिमानीकृत मैदान के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के मैदान कहाँ मिलेंगे जहां पर ग्लेशियर्स की मूवमेंट होती है, तो आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप तथा जो नॉर्थ अमेरिका का जो क्षेत्र है तो वहां पर इस प्रकार के मैदान देखने को मिलते हैं। काफी उबड़ खाबड़ होते हैं और काफी दलदल वाले क्षेत्र होते हैं और कृषि के लिए उपयोगी यानी वहां पर कल्टीवेशन का वर्क नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो मैदान होते हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। इसमें से भी इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि टिल टिल का मैदान, तो हिमानी के द्वारा जब छोटे छोटे से महीन से लेकर बड़े बड़े से कणों के टुकड़ों को टिल कहा जाता है। ठीक है, और इनसे जो मैदान बनता है यानी डेब्रिस जो है छोटे छोटे से लगा कणों से लेकर बड़े बड़े टुकड़ों तक है तो उसे हम टिल मैदान कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी सी चोटियां व गड्ढे होते हैं। तो एस्कर ड्रबलिन ये क्या होता है, ये हम जब हिमानी का वर्क देखेंगे उसके अंदर पर देखेंगे। कुछ होता है मोरेन प्लेन्स, तो एकदम महीन महीन से जो कण होते हैं जिसे हिमोड कहा जाता है। ठीक है, जल के साथ जो मोरेन्स होते हैं उसे हम एलुविल्स कहते हैं और जो ग्लेशियर्स के साथ जो मोरेन्स होते हैं जो डेब्रिस होता है मोरेन्स का उसे हम हिमोड के नाम से या फ्लूविल्स के नाम से जानते हैं। तो हिमोड द्वारा निर्मित। और कुछ होते हैं आउटवॉश मैदान, तो जब बर्फ पिघल जाता है
तो उसके बाद जो पानी है तो उस पानी के साथ रेत, बजरी और मिट्टी का जब डिपोजिशन किसी फ्लैट सरफेस पर हो जाता है तो उसे आउटवॉश प्लेन कहते हैं, ग्लेशियर आउटवॉश प्लेन कहते हैं। इस प्रकार से जर्मनी, पोलैंड में इस प्रकार के प्लेन्स देखने को मिलते हैं जो कि अनुपजाऊ है, यानी वहां पर किसी प्रकार का कल्टीवेशन वर्क नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से किताब के आधार पर हमने आज देखा कि प्लेन्स और प्लेन्स की टाइप कितने होते हैं। तो इस प्रकार से प्लेन का टॉपिक क्लियर होता है। आगे नेक्स्ट का जो टॉपिक रहेगा उसको हम अगली क्लास के अंतर्गत देखेंगे।